अगर आप अभी सोच रहे हो कि यूएस मार्केट्स में इन्वेस्ट करने का ये बहुत अच्छा टाइम है एंड हो सकता है आपने रिसेंटली इन्वेस्ट करना शुरू भी कर दिया हो, लेट मी टेल यू, आप अकेले नहीं हो। ये सेंटिमेंट बहुत ज्यादा फैल गया है कि यूएस मार्केट्स में अभी इन्वेस्ट करने का सही टाइम है। यूएस मार्केट्स में टेक का एडवांटेज है, एआई का एडवांटेज है, फ्यूचर ऑफ पैसा तो यूएस मार्केट्स में ही है। और ये बात शायद गलत भी नहीं है, बिकॉज रिसेंटली यूएस मार्केट्स हैव आउट परफॉर्म्ड द इंडियन मार्केट्स, बट there is something that nobody is talking about and nobody is telling you about the US markets. एक अमेरिकन बिलियनर जिन्होंने 2008 का क्राइसिस को पहले प्रिडिक्ट कर लिया था, जिन्होंने 2000 के .com के क्राइसिस को पहले प्रिडिक्ट कर लिया था, वो बोल रहे हैं कि अमेरिकन मार्केट्स इससे ज्यादा ओवरप्राइस कभी अपनी हिस्ट्री में हुए ही नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो बिलियनर अमेरिकन इन्वेस्टर अपने पैसे तो अमेरिकन मार्केट से निकाल ही रहे हैं, अपने फैमिली के भी निकाल रहे हैं और सबको वार्न कर रहे हैं। मेरा नाम है हर्ष गोयला और मेरा इस चैनल पे एक ही काम है, दैट यू डोंट सैक्रिफाइस इन लाइफ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी। मैं आपकी शॉर्ट टर्म इनकम बनाने में हेल्प नहीं कर सकता, मेरा ऑब्जेक्टिव है आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने में आपको हेल्प करूं, आपको मैं समझाऊं अबाउट मनी, फाइनेंशियल मार्केट्स, हर चीज को क्लैरिटी और आसान शब्दों में दोनों साइड समझाऊं, सो दैट आप डिसाइड खुद कर पाए और आप अपनी सेविंग्स को सही जगह लगा पाए, सो दैट जो आपकी सेविंग्स है ना, दे वर्क एज हार्ड एज यू आर। उस बिलियनर इन्वेस्टर का नाम है जर्मी ग्रैंथम। आज इनकी हम पूरी बात समझेंगे, इनका डेटा क्या है, लॉजिक क्या है, वो भी एकदम सिंपल भाषा में। एंड साथ ही साथ हम सिर्फ किसी एक आदमी पे तो डिपेंड कर नहीं सकते कि वो मार्केट्स को फ्यूचर बता देंगे, इसलिए मैं आपको दूसरी साइड से दिखाऊंगा कि क्यों यूएस मार्केट्स स्ट्रांग है। और ये चार्ट एक बार याद रखना, इस पे मैं दोबारा आने वाला हूं। अगर आप यूएस स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहे हो या फिर आपकी ऑलरेडी वहां इन्वेस्टमेंट्स है, तो ये वीडियो आपको एंड तक पूरी देखनी है, बिकॉज एंड के 2 मिनट्स में ना मैं बात करने वाला हूं आपके पोर्टफोलियो की। अब 40 सेकंड्स में ये समझते हैं कि जर्मी ग्रैंथम एग्जैक्टली है कौन। ये 60 ईयर्स से एक इन्वेस्टर हैं। एक टाइम पे इनकी कंपनी थी GMO जो 165 बिलियन डॉलर से ज्यादा मैनेज कर रही थी, और इन्होंने ही 2000 का .com क्रैश एंड 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस का क्रैश वो पहले प्रेडिक्ट कर लिया था। How many years have you spent investing? 60 approximately. 60. अब इनके बारे में एक और चीज जानना जरूरी है कि इन्होंने अपनी 90% वेल्थ को डोनेट कर दिया है फॉर क्लाइमेट। तो टेक्निकली इनके पास कुछ हमें सेल करने के लिए नहीं है, ना ही कोई फंड है जिसको हमें पिच कर रहे हैं। और ये बोलते हैं कि जो आज के एक्टिव फंड मैनेजर्स हैं वो कभी भी आपको मार्केट्स के बारे में खराब बोलेंगे ही नहीं, बिकॉज अगर वो खराब बोलेंगे आप अपना पैसा विड्रॉ कर लेंगे। I'm generally referred to as a billionaire, but that's only because they count the money you give away, because I've given over 90% of my billion away to a foundation. It's called the Grantham Foundation for the Protection of the Environment. Now, let me just say, you will not receive the advice from investment advisors to get your tail out of the market, ever. It is not good business for them to do that, and they will not ever say it to you. इनके बहुत इंटरव्यूज देखे और जो मैंने ऑब्जर्व किया और जो इन्होंने खुद भी अपने बारे में बोला है कि ये थोड़े बेयर की तरफ ज्यादा लीन करते हैं। इन्होंने क्रैशेस को प्रिडिक्ट भी किया है, बट जो क्रैशेस को प्रिडिक्ट किया है ना, वो इनकी प्रिडिक्शन के 1-1.5 साल बाद हुए। क्लियर हो गया है, जर्मी ग्रैंथम का आइडिया पड़ गया है। अब चलते हैं आगे। YouTube एल्गोरिथम ने हमें यह बताया है कि आपको ज्यादा डेटा देखना पसंद नहीं है। जैसी डेटा आता है बहुत लोग वीडियो छोड़ के जाते हैं, बट ये डेटा समझना आपकी सेविंग्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं विद बफेट इंडिकेटर, जो होता है यूएस का मार्केट कैपिटल डिवाइडेड बाय द कंट्रीज GDP। अब आप देखिए ये इंडिकेटर कितना ज्यादा ओवरप्राइस्ड है एंड कंपेयर इट to the .com crisis and the global financial crisis. This is the most expensive market in American history. Everything is in line. This is, I think, the biggest investment bubble in American history. अब आते हैं S&P 500 के शिलर PE पे। ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। शिलर PE बेसिकली 10 इयर्स की आपकी अर्निंग्स देता है, सो दैट हम 1-2 साल की अर्निंग से गलत रिजल्ट्स में ना फंस जाएं। और यहाँ पे भी आप देखोगे सेम सिचुएशन है, काफी हद तक हम ऑल टाइम हाई उसी पे बैठे हुए हैं। नेक्स्ट पकड़ते हैं प्राइस टू सेल्स रेशियो। बेसिकली ये दिखाता है इन्वेस्टर एक कितने पैसे देता है कि उसको $1 वापस मिले। हिस्टोरिकली एवरेज क्या रहा है, $1.8, जहां पे अगर एक अमेरिकन इन्वेस्टर $1.8 इन्वेस्ट करता है, कंपनी की इनकम कितनी जनरेट होती है ऑफ $1। अभी ये $3 पे बैठा हुआ है, ये भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर है। फिर अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन भी देखोगे S&P 500 की, ये भी आपको ऑल टाइम हाई के पास ही दिखेगी। If you want to have the highest market in history, you will have the lowest returns in history going forward. Hey guys,
You invest today, you'll probably be at least moderately disappointed with the returns you get at the end of 10 years. अब इन सब टूल्स को एक टेबल पे मैंने आपके लिए समराइज कर दिया है। अब यहाँ पे देख के काफी हद तक आप सोचोगे कि ठीक है, अमेरिकन मार्केट्स ओवरप्राइस्ड हैं, लेकिन ये फुल पिक्चर नहीं है, बिकॉज एक ऐसा मैट्रिक है जो ये दिखाता है कि अमेरिकन मार्केट्स एक्चुअली अंडरप्राइस्ड है। उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, बट पहले बात करते हैं कि ये मार्केट्स इतने महंगे हुए क्यों हैं। इसका एक बहुत सीधा जवाब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और सर यहीं पे चीज बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब जर्मी ग्रैंथम की यहाँ पे जो उनकी एडवाइस है ना, वो काउंटर इंट्यूटिव है। लेट मी एक्सप्लेन कैसे। वो ये बोलते हैं कि देखो यार, लाइक द रेल रोड्स, लाइक द इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ह्यूमैनिटी पे एक मेजर इंपैक्ट देगी। और ये टेक्नोलॉजी कोई गिमिक नहीं है, ये टेक्नोलॉजी इज हियर टू स्टे एंड हियर टू ग्रो। बट एट द सेम टाइम जर्मी ग्रैंथम बोलते हैं कि यही रीजन है कि एआई में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। Well, first of all, let me say, I think artificial intelligence is right up there with the railroads. It's one of the defining great ideas of the last couple of hundred years. It's going to change everything. लॉजिक ये है, जब कोई चीज इतनी ही ऑब्वियस है फॉर द फ्यूचर, इतनी ही इंपॉर्टेंट है फॉर द फ्यूचर, तो पूरी की पूरी जनता, पूरी की पूरी दुनिया उसमें पैसा डाल देती है। और इस चीज में जितना पैसा होना चाहिए एट दिस स्टेज, उससे बहुत ज्यादा पैसा यहाँ चला जाता है, जिससे एक बबल क्रिएट होता है। रेल रोड्स के वक्त भी ऐसा हुआ था, .com बर्स्ट उसके वक्त भी सेम चीज हुई थी। इन 1999 Amazon की शेयर प्राइस 6 टाइम्स ऊपर बढ़ गई, फिर Amazon की शेयर प्राइस 92% नीचे आ गई। और फिर विद टाइम हुआ क्या, लोग तो सब बर्बाद हो गए इसमें, बट Amazon की टेक्नोलॉजी रही और Amazon ने पूरा बिजनेस टेक ओवर कर लिया और Amazon की शेयर प्राइस अलग लेवल पे चली गई। आप एक पैटर्न देखो, एक टेक्नोलॉजी क्रिएट होती है या आइडिया क्रिएट होता है जो कॉन्क्रीट हो जाता है कि फ्यूचर में इसकी जरूरत है ही है, और इस चक्कर में इसमें इतना पैसा जाता है कि एक बहुत बड़ा बबल क्रिएट हो जाता है। और जितना ही बड़ा बबल उतना ही बड़ा क्रैश। इंटरनेट के टाइम पे भी कितने लोगों ने इंटरनेट कंपनीज में इन्वेस्ट किया, और इंटरनेट एक्चुअली एक प्रूवन टेक्नोलॉजी है, बट ज्यादातर इन्वेस्टर्स इन टेक्नोलॉजी से पैसा नहीं कमाते, बिकॉज वो क्रैश आते ही लिपट जाते हैं पूरा। In 99, Amazon went up 6 or 7 times. In the crash, in the tech bubble, it went down 92%. As I like to say, check it. It's such a remarkably large number. And then out of the wreckage, it inherited the retail world. और अब यही सेम पैटर्न एआई कंपनी के साथ हो रहा है। लेते हैं S&P 500। पहले S&P 500 की जो टॉप 10 कंपनीज थी, उसका 20% स्टेक था S&P 500 में। अब उन्हीं टॉप 10 कंपनीज का 35% स्टेक हो गया है। और ये क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस। अब देखने में कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, बट एक बार आप इस सर्कुलर चार्ट को देखो। यहां पे एनवीडिया पैसे किस में इन्वेस्ट करता है? ओपन एआई में फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वही पैसा ओपन एआई इन्वेस्ट करता है माइक्रोसॉफ्ट में, ऑरेकल में फॉर कंप्यूटिंग पावर। और यही पैसा माइक्रोसॉफ्ट और ऑरेकल आगे दोबारा एनवीडिया में इन्वेस्ट कर देते हैं। क्यों? उनको चाहिए चिप्स। तो आप ये देखिए, पैसा एक ही सर्कल में घूमता जा रहा है। इस डायग्राम से आपको यही समझ आएगा, कंपनी ए ने पैसा दिया कंपनी बी को, कंपनी बी ने पैसा दिया कंपनी सी को, कंपनी सी ने दोबारा वही पैसा कंपनी ए को दे दिया। अभी इतना ज्यादा खतरनाक इसलिए जाता है बिकॉज हम पढ़े हैं इतने बड़े बड़े रेवेन्यूज, इतनी बड़ी बड़ी ऑर्डर बुक्स, बट जो इन्वेस्टर्स रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि वो वही ₹1 है जो हर जगह घूम के हम उसको 3-3, 4-4, 10-10 बारी पढ़ रहे हैं। और इससे एक वैल्यूएशन का बबल क्रिएट हो जाता है। इजंट इट लाइक सुपर इंटरेस्टिंग? अब खुद सोचो, देखने में आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बेवकूफी है, लोग ऐसा क्यों जज कर रहे हैं, बट यही फाइनेंस की दुनिया है सर। बस बाहर से लोग स्मार्ट दिखते हैं, बट रियलिटी में यही चीजें होती हैं। और ये नया नहीं है, 2000 में टेलीकॉम स्वैप्स के साथ यही हुआ था, और हर बार यही हिस्ट्री रिपीट करती रहती है। और साथ ही साथ जर्मी ग्रैंथम ने ये बोला कि उनके लिए वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिकेटर्स कि क्यों अमेरिकन मार्केट्स रिडिकुलसली ओवरप्राइस्ड हैं, बिकॉज SpaceX का IPO आया, उस IPO की वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन से ज्यादा थी, जबकि वो कंपनी ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा रही। I think the biggest investment bubble in American history. The indicators of a pure crazy euphoria like SpaceX are all over the place. आई नो वीडियो में लंबी बना रहा हूँ, छोटी नहीं हो रही है, बट यार मुझे डिटेल में समझाना है, तो आपको जस्ट ट्रस्ट मी एंड गो विद द प्रोसेस। बहुत आपको मजा आएगा। एंड इफ यू वांट टू मोटिवेट अस एंड द एंटायर टीम, तो प्लीज एक लाइक जरूर छोड़िएगा। आई एम होपिंग एंड एमिंग फॉर 2000 लाइक्स। अब बात करते हैं प्रोस की, और प्रोस बहुत स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले ये अर्निंग यील्ड गैप देखिए, यहाँ पे क्या करता है, स्टॉक रिटर्न्स और बॉन्ड रिटर्न्स उनको कंपेयर करता है, और ये दिखाता है कि अमेरिकन मार्केट्स फेयरली वैल्यूड है।
मैं आपको बता रहा था ना एक ऐसा मेजर इंडिकेटर जो उल्टी बात कर रहा है अमेरिका के बारे में, वो इंडिकेटर ये है। दूसरी चीज, आप जर्मी ग्रैंथम को सुन के ये सोच सकते हैं कि यार इतना बड़ा इन्वेस्टर है, ये तो सही ही बोल रहा होगा। बट अगेन मैं आपको याद दिला दूं, जर्मी ग्रैंथम राइट क्रैश प्रिडिक्ट करते हैं, बट हिस्टोरिकली इन्होंने क्रैश हमेशा 1-1.5 साल पहले प्रिडिक्ट किया है। इसका मतलब ये हो सकता है कि अभी भी ग्रोथ में 1.5-2 साल का जूस बाकी है। I sympathize with them because when we did it in 98, 99, we were 2.25 years early and we lost half our book of business. तीसरी चीज, और ये बहुत फेमस कोट है, मार्केट्स कैन रिमेन इरेशनल लॉन्गर देन यू कैन रिमेन सॉल्वेंट। तो आप ये मान सकते हैं कि चलो यार, अगर मैंने पीक पे भी इन्वेस्ट कर दिया, पीक पे भी एआई स्टॉक्स ले लिया, और अगर मैंने 10-15 साल तक होल्ड कर लिया, तो क्या मैं प्रॉफिटेबल होऊंगा, क्या मैं लॉन्ग टर्म कमाऊंगा? उसका आंसर हिस्टोरिकली देखूंगा तो आएगा यस, बट यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। आपका पोर्टफोलियो कैन सी अ मेजर डिप इन द बबल बर्स्ट। और लॉन्ग टर्म पे ना बहुत लोग ये बोलते हैं कि जापान को देखो, जापान मार्केट लॉन्ग टर्म में क्रैश कर गया। वेल, जापान मार्केट्स लॉन्ग टर्म में क्रैश क्यों किया और हमें इससे क्या सीखना है, उसमें एक डिटेल वीडियो आने वाली है, तो आप चिंता मत करो, बहुत मजा आएगा। और फोर्थ थिंग, दैट दिस टाइम इट इज नॉट लाइक .com क्रैश। .com क्रैश के टाइम काफी कंपनीज थी जिनके पास कुछ पैसा था ही नहीं, ना कुछ कमा रहे थे, कुछ भी नहीं, सिर्फ फोकस की बात है। बट एआई में ऐसा नहीं है। एआई में कंपनीज कमा रही हैं, इसका यूज केस शुरू हो गया है, एंड रेट ऑफ चेंज एंड रेट ऑफ एक्सेप्टेंस हैज इंक्रीज्ड। My guess is sometime between 2 weeks ago, 2 weeks from now, 2 months, 2 quarters, and conceivably 2 years. The timing is always terribly uncertain. अब पूरी डिबेट इस पे नहीं आती है कि जर्मी ग्रैंथम सही है या गलत है। पूरी डिबेट आपके लिए इस पे आती है कि आपके लिए क्या सही है। जो है, जब आप इन्वेस्ट करो ना, हमें तो कभी भी पता नहीं चल सकता कि मार्केट्स पीक में या बॉटम में, वो तो कोई नहीं बता सकता। इसलिए कॉन्स्टेंटली आपको ट्रैक करना जरूरी है आपकी इन्वेस्टमेंट्स के फाइनेंशियल्स, आपकी इन्वेस्टमेंट्स की डाइवर्सिफिकेशन। काफी लोग क्या कर रहे हैं, यूएस स्टॉक्स में कोई ईटीएफ लिया, वो ईटीएफ्स ज्यादातर एआई स्टॉक्स में ही पैसा पार्क करके बैठे हैं। वो रिटेल इन्वेस्टर सोच रहे हैं मैंने डाइवर्सिफाई कर रखा है, बट रियलिटी में आप एक हाई रिस्क जोन में है, बिकॉज आपने बहुत हाई प्राइसेस में एआई स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है। अगर आप चाहते हो, या कोई प्रोफेशनल जो मेरा पोर्टफोलियो देख के मुझे बताए मुझे क्या खरीदना है, क्या बेचना है, जो मेरे लिए मेरे फाइनेंशियल्स को ट्रैक करे, मुझे नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताए, मुझे यूएस स्टॉक्स में कितना डालना चाहिए वो बताए, किस प्राइस में डालना चाहिए वो बताए, इंडियन स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, हर चीज में, एंड साथ ही साथ ईमानदार हो, कमीशन ना खाए। अगर मेरा प्रॉफिट हो तो वो भी कमाए। अगर ऐसा ही रिलेशनशिप आप चाह रहे हो, लेट मी इंट्रोड्यूस गोयला फाइनेंशियल सर्विसेज। एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कंपनी है, जहां पे आप इनके साथ एक कॉल बुक कर सकते हो, और ये कॉल में आपका पूरा पोर्टफोलियो देखेंगे, आपको एक अनबायस्ड गाइडेंस देंगे, और एंड में बताएंगे हाउ कैन दे हेल्प यू टू मेक श्योर दैट योर सेविंग्स वर्क फॉर यू। इफ यू आर इंटरेस्टेड, उस कॉल बुक करने का लिंक नीचे है, सीट्स लिमिटेड है, जल्दी कर लेना। नाउ व्हाट डज दिस मीन फॉर योर पोर्टफोलियो एज अ इंडियन इन्वेस्टर? अब इसमें ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग अश्वत्थ दामोदरन का इंटरव्यू आया था। उन्होंने ये बताया कि इंडियन मार्केट्स अभी भी ओवरप्राइस्ड ही हैं। हाँ, पहले के कंपैरिजन में थोड़े कम ओवरप्राइस्ड हो गए बिकॉज मार्केट्स नीचे आ गए हैं, बट ओवरप्राइस्ड हैं। Indian markets have a fundamental problem, which is Indian investors, for the most part, are almost forced at gunpoint to invest in domestic markets. बट यहाँ पे जो मेरा पॉइंट है ना कि ज्यादातर इंडियन इन्वेस्टर्स का पैसा इंडिया में ही लगा है, यूएस में 10-20% ही लगा रहता है, जो इतना बड़ा अमाउंट नहीं होता। तो ये भी हो सकता है कि अगर एआई का क्रैश आ भी गए तो एक इन्वेस्टर इतना डरे नहीं अपनी यूएस स्टॉक्स बेचने में, वो उनको होल्ड कर ले। और दूसरी चीज, अगर जर्मी ग्रैंथम ये पब्लिकली बोल रहे हैं कि भाई यूएस स्टॉक्स आप बेचो, तो एक सेंटिमेंट तो क्रिएट करना शुरू कर दिया है, बिकॉज ही इज कमिंग फ्रॉम अ क्रेडिबिलिटी। और यूएस स्टॉक्स बेचते हैं ना, अल्टीमेटली पैसा वो इंडिया ही आना है। कमेंट बॉक्स में पूछना क्यों, मैं आपको जवाब दूंगा। अल्टीमेटली जर्मी ग्रैंथम की बात से ही वीडियो एंड करता हूं। वो बोलते हैं एक बबल को देखना ना मुश्किल नहीं है, अगर आप डेटा को ईमानदारी से देखोगे तो कमेंट बॉक्स में नीचे बताओ, इज दिस अ एआई बबल? A bubble is not hard to see. There is this kind of plane, and then there's a Himalayan peak, which eventually goes back. And I mean, that's exactly what we're seeing. It's exactly what history looks like. Have the courage to look at that, make your own conclusion, get out of the most dangerous part, and do it now. Don't wait for help, because no help is coming.